Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन में। और ये तीसरा लेक्चर होने जा रहा है लाइट चैप्टर का। भले ही लाइट चैप्टर थोड़ा बड़ा हो गया हो, हमें तीन लेक्चर लेना पड़ रहा है, मगर मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आपको फिर से इस चैप्टर को कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल भी। आप किसी भी कॉन्सेप्ट से कैसे भी क्वेश्चंस को आप इस चैप्टर को विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के चैनल से पढ़ने के बाद आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे लाइट का एक और फेनोमेनन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्या है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज द प्रोसेस बाय विच व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू द कंपोनेंट ऑफ कलर्स। व्हाइट लाइट क्या होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट ऑफ कलर्स में क्या होते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ लाइट बोल के एक कॉन्सेप्ट आ गया है। पहले मैं आपको लाइट के वेवलेंथ और लाइट के फ्रीक्वेंसी को पढ़ाता हूँ, फिर मैं जो मैंने ऊपर जो लाइंस मैंने पढ़े उसको मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेडियो वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी रे, एक्स रे, गामा रे, कॉस्मिक रे। तो ये क्या है? ये विजिबल है, ये इंफ्रारेड हो गया, ये है विजिबल, ये हो गया यूवी, ये हो गया एक्स रे, ये हो गया गामा रे, और ये हो गया कॉस्मिक रे। तो ये सभी लाइट रेज है जो सनलाइट से निकल के आते हैं। उसमें से कुछ रेज हमारे अर्थ के सरफेस पे ऑब्जर्व हो जाते हैं, बाकी कुछ हमारे एटमॉस्फेयर को भेद के हमारे तक चले जाते हैं। इसमें से विजिबल जो है, ये विजिबल के कई और कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से एक होता है VIB, GYOR। R फॉर रेड, R से मेरा मतलब यहाँ पर है रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रे, गामा रे, कॉस्मिक रे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम को समझाने की आपको कोशिश करता हूँ, आप समझिए बातों को। यहाँ मैंने एक ऐसा डायग्राम बनाया, ये जो मैं बना रहा हूँ देखिए आप, ये लाइट एक वेव की तरह यहाँ पर चल के वहाँ से आ रही है। तो लाइट के इस चोटी से इस चोटी के डिस्टेंस को हम कहते हैं वेव लेंथ। क्या कहते हैं? वेव की इस चोटी से इस चोटी के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? वेव लेंथ कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए एक्सरे का वेवलेंथ और रेडियो वेव का वेवलेंथ, किसका वेवलेंथ ज़्यादा है, तो आप बड़े आसानी से कह देंगे कि रेडियो वेव का वेवलेंथ ज़्यादा है। और मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं, मैं इसे साउंड में और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊँगा कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। जिसका वेवलेंथ क्या होता है? ज़्यादा होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि रेडियो वेव में और एक्सरे में किसकी वेवलेंथ ज़्यादा, तो आप कहेंगे कि रेडियो वेव की वेवलेंथ ज़्यादा। और किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो आप कहेंगे चूँकि एक्सरे की वेवलेंथ कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ऐसा रिलेशन मैं आपको बस याद करने के लिए समझा रहा हूँ, एक्चुअली मैं इसे साउंड चैप्टर में और भी डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर डिस्पर्सन में क्या बोला गया है कि लाइट जब एक, जैसे कि मान लीजिए प्रिज्म है, तो प्रिज्म से मैंने क्या किया, एक ग्लास प्रिज्म में, यहाँ से मैंने क्या किया, एक वाइट लाइट को इसके ऊपर इंसिडेंस करवाया। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो लाइट है ये 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हो जाएगा, और इस कलर में आपको दिखेगा VIBGYOR, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आप देख पाएंगे सबसे नीचे कौन है, तो वायलेट है, मतलब वायलेट सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गई। देखिए वायलेट सबसे नीचे आ गई, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी रे डिफ्लेक्ट होती है, तो आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा वायलेट डिफ्लेक्ट होती है। सबसे कम कौन सी रे डिफ्लेक्ट होती है, तो सबसे कम रेड डिफ्लेक्ट होती है। अब इसी के ऊपर इस कॉन्सेप्ट को यहाँ समझाया गया है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज द प्रोसेस बाय विच व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू कंपोनेंट्स ऑफ कलर। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर व्हाइट लाइट क्या हो गई, स्प्लिट हो गई अलग अलग कंपोनेंट ऑफ कलर में। व्हाइट लाइट क्या हो गई, स्प्लिट हो गई
कंपोनेंट ऑफ कलर में, कंपोनेंट ऑफ कलर में स्प्लिट हो गई। ठीक है, चलिए, तो डिस्पर्सन को मैंने आपको समझा दिया। अब डिस्पर्सन की वजह से क्या बनता है, डिस्पर्सन की वजह से ही रेनबो बनता है। आपको यहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको यहाँ से बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको पूछा गया, मान लीजिए कि एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको क्वेश्चन एक करके दिखाता हूँ, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट्स के और क्वेश्चंस के भी। विच ऑफ द फॉलोइंग light ray has maximum frequency? ऑप्शन ए रेडियो वेव, गामा, उसके बाद मैं देता हूँ ग्रीन, और यहाँ देता हूँ कॉस्मिक। तो आप बड़े आसानी से कह देंगे कि कॉस्मिक सबसे लास्ट में था इधर में, कॉस्मिक उसकी वेवलेंथ सबसे कम थी तो उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ही पूछा गया था, तो आप आसानी से कॉस्मिक रे इसका आंसर मार सकते हो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर मैंने मैक्सिमम वेवलेंथ को, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को पूछ लिया, कभी आपको ऐसा हो सकता है कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को पूछ ले, कभी कभी मैक्सिमम वेवलेंथ को पूछ लेंगे, तो कभी मिनिमम वेवलेंथ को भी पूछ सकते हैं। किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बस आपको अगर ये क्लियर है तो आप कैसे भी क्वेश्चन को टैकल कर ले जाओगे। और यहाँ पर भी आपको पूछा जाएगा कि सबसे नीचे विजिबल वायलेट है, तो मतलब सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट वायलेट हुआ होगा, तो आपको फिर दे दिया जाएगा विच द फॉलोइंग रे और लाइट डिफ्लेक्टेड मोर आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो आप ऐसे करके आराम से यहाँ से ढूंढ सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट है और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि क्या होता है रेनबो और ये दिखता कैसा है रेनबो। तो रेनबो हमेशा हमने देखा है, बचपन में देखा, बचपन देख के बहुत खुश हुआ करते थे, अभी भी देखते हैं कि रेनबो इज़ ए नेचुरल फेनोमेनॉन कॉज बाई डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट। तो रेनबो कब बनता है, जब लाइट वाटर ड्रॉपलेट से होकर गुजरती है तब। वेयर सनलाइट इज स्प्लिट इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, जहाँ पर सनलाइट क्या होती है, सनलाइट की स्प्लिटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में, क्रिएटिंग ए विजिबल स्पेक्ट्रम इन द स्काई, और एक स्पेक्ट्रम बनता है कहाँ पे, स्काई में। तो मान लीजिए ये सनलाइट है, ये सनलाइट और ये वाटर ड्रॉपलेट है, ये क्या है वाटर ड्रॉप। ये वाटर ड्रॉपलेट पे सनलाइट आकर के स्टैक करती है और वाटर ड्रॉपलेट के अंदर चली जाती है, और यहाँ पर ऐसे एंगल पे ये आकर के इंसिडेंस करती है। यहाँ अगर मैं एक नॉर्मल बना दूँ तो नॉर्मल के साथ ऐसे एंगल पे इंसिडेंस करती है यहाँ पर कि ये क्रिटिकल एंगल बोला जाता है इसे, उसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं आपको ही समझाऊंगा क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर वो क्रिटिकल एंगल पे रिफ्लेक्ट करती है, जिससे कि लाइट बाहर ना जाके अंदर ही चली आती है और यहाँ पर टकराती है, और यहाँ टकरा के यहाँ से बाहर निकलती है। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ, एक बार हुआ रिफ्रैक्शन, यहाँ हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर हुआ रिफ्लेक्शन। तो 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, अच्छे क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं कि डिस्पर्सन के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, ओनली रिफ्रैक्शन, ओनली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोथ, और नॉन ऑफ द अबव। तो आप कहेंगे रिफ्रैक्शन भी रिस्पॉन्सिबल है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेनबो बनने के लिए। इसके बाद यहाँ पर रेड और वायलेट अलग अलग हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि उस समय वायलेट नीचे था और रेड ऊपर था, अब आप देखेंगे रेड नीचे है और वायलेट ऊपर है। इसका मतलब आप हमेशा याद रखिए, रेनबो के कलर के ठीक ऑपोजिट होता है नॉर्मल जो डिस्पर्सन का कलर है। तो रेनबो ये एक इन्वर्टेड डिस्पर्सन है, एक उल्टा डिस्पर्सन है, क्योंकि 2 टाइम रिफ्लेक्शन हुआ, इसलिए एक उल्टा डिस्पर्सन हमें दिखने को मिलता है, जिसमें रेड हमें नीचे दिखता है, येलो ग्रीन करते करते लास्ट में हमें वायलेट दिखता है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैंने बायोलॉजी के सभी कॉन्सेप्ट्स को अपलोड कर रखा है। अब हम लोग आने वाले दिनों में इसमें फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स अपलोड होने जा रहे हैं और केमिस्ट्री के भी अपलोड होने जा रहे हैं, और मैं काफ़ी डिटेल में अच्छे से समझा के पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एसएससी, आरआरबी, एनडीए, सीडीएस, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ये मेरा वादा है। इसलिए आप इस चैनल को
बेझिझक सब्सक्राइब करके रख सकते हो। और अगर आप हमसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हो, आप मुझसे ऑफलाइन में कोचिंग लेना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए अब लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और बातों को समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया ह्यूमन आई। ह्यूमन आई को मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। अब मैं एक रफली एक ह्यूमन आई का डायग्राम ही बनाता हूँ। चूँकि डायग्राम उतने अच्छे नहीं बनते पेन टेप में, फिर भी मैं आपको बना के समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसा होता है ह्यूमन आई। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है ह्यूमन आई का। इसमें यहाँ पर होते हैं लेंस। अब आपको बस ये लेंस ही आपका काम का है। मैं आपसे अगर पूछूं कि ये कौन सा लेंस है ह्यूमन आई में, तो आप कहोगे ये है कॉन्वेक्स लेंस। पहले हमें ह्यूमन आई को समझना होगा, डिफेक्ट को समझने के पहले हमने सही को पढ़ा ही नहीं, डायरेक्टली डिफेक्ट को पढ़ लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा लेंस होता है हमारे आई में, सबसे पहले ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो आप कहोगे कि हमारे आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस जो है वो जुड़ी होती है, यहाँ से कनेक्टेड होती है ऐसे करके, और इस पार्ट को हम कहते हैं सिलियरी बॉडी। इस पार्ट को हम कहते हैं सिलियरी बॉडी, और ये है हमारा लिगामेंट। इस लिगामेंट का नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट लाइट के आंखों के लेंस के सामने एक खाली स्पेस होता है, इसे कहते हैं एक्वस चेंबर। पीछे होता है उसे कहते हैं विट्रस चेंबर। लाइट के आंखों के कई लेयर होते हैं, हमें उन लेयर से कुछ खास काम नहीं है। हमें लास्ट लेयर जिसका नाम है रेटिना, उससे खास काम है। और रेटिना के बाद यहाँ से कई ऑप्टिकल नर्व से होकर के जो सिग्नल है वो ब्रेन तक पहुँचाया जाता है। तो ये जो आपको लास्ट लेयर दिख रहा है इसे कहते हैं रेटिना। और मान लीजिए यहाँ पर इमेज बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, और ये है ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व। अब मैं आपको नॉर्मल आई की जो विज़न है उसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझाता हूँ। बहुत ज़्यादा आपके काम का तो नहीं है मैकेनिज्म, हाँ, मगर थोड़ा सा मैं आपको समझा के बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली लोग इंसान कैसे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो मानिए ये एक स्फेरिकल आई बॉल है, मैं यहाँ पर स्फेरिकल बनाऊँगा ताकि चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर होते जाए। ये मानिए एक स्फेरिकल आई बॉल है, यहाँ पर ये रहा आपका लेंस, यहाँ पर ये रहा आपका लेंस। अब अगर कोई परफेक्टली देखने वाले कोई पर्सन है तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो मतलब ठीक ठाक से देखने वाले, परफेक्टली मतलब मेरा कहना है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को जब कोई पर्सन देखेगा तो उसे ये कैसा दिखेगा, यहाँ से एक रे आकर के आँखों पे गिरा, चूँकि ये कन्वर्जिंग है तो ये इसे यहाँ पर कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज करने के बाद यहाँ पर कुछ इसका ऑब्जेक्ट का ऐसा इमेज दिखेगा। तब ध्यान से समझिए कि ये जो रे है ये ऊपर वाला रे है, तो ये नीचे गया तो रेटिना में एक इमेज बना। ये जो नीचे वाला रे है ये ऊपर गया तो रेटिना में एक इमेज बना, और ये इमेज कैसा बना देखिए, उल्टा बना। फिर ये सिग्नल ऑप्टिक नर्व से जाएगा ब्रेन में, और हमें जाके वहाँ पे इस उल्टे इमेज का एक सीधा ब्रेन से सीधा करके हमें दिखाएगा। तो ये नॉर्मल फिनोमेनन है कि हमें कैसे ऑप्टिकल थोड़ा और दूर यहाँ बनता है, ये यहाँ बनता है इमेज। मैं आपको समझा दूँ कि इमेज यहाँ बनता है, बिल्कुल रेटिना बनता है। तो हमें कैसे एक ऑब्जेक्ट का इमेज दिखा क्लियरली, ये नॉर्मल विज़न है। ये क्या है, ये नॉर्मल विज़न है। अब अगर डिफेक्टिव हो तो क्या होगा, अगर डिफेक्टिव हो तो क्या होगा, मैं वो समझाता हूँ आपको। ये स्फेरिकल आई बॉल को मैं स्फेरिकली बनाने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा स्फेरिकल बनाने से भी काम नहीं होगा, थोड़ा समझ के बनाना होगा मुझे। मैं इसे यहाँ पर
लेंस को बनाता हूँ। ध्यान से समझिए चीज़ों को, एक बार अगर ध्यान से अगर पढ़ लेंगे तो बार बार पढ़ के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब कोई डिफेक्टिव पर्सन है और उसके यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया हम मैंने, और इस इंसान का आईबॉल जो है वो बड़ा हो चुका है, नॉर्मल आईबॉल से इसकी लेंथ बढ़ चुकी है। तो अब क्या होगा, यहाँ से रे निकल के जाएंगे क्रॉस करके रेटिना से पहले ही ये एक जगह पे मिल जाएगा, ये रेज मिल जाएंगी रेटिना से पहले। तो ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखेगा, दिस पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो इसे हम कहते हैं डिफेक्टिव विज़न, इसे डिफेक्ट है, इसका विज़न में कुछ डिफेक्ट है। तो विज़न में क्या डिफेक्ट है, तो हमने विज़न में डिफेक्ट एनालाइज कर लिया कि इसके रेटिना से पहले ही ऑब्जेक्ट का जो रे है वो मिल जा रहा है, तो धुंधला दिख रहा है इसे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मतलब इसे दूर का ऑब्जेक्ट ठीक से नहीं दिख रहा है। तो इसे क्या है, इसे इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं नियर साइटेडनेस, या फिर इसका एक और नाम है मायोपिया। इसे हम मायोपिया कहते हैं, जब पर्सन दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली ना देख पाए। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, पर्सन कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, पर्सन कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो ये डिफेक्ट हो गया। अब इसे हमें दूर भेजना है, तो दूर भेजने के लिए हम लोग क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे। तो चलिए अब मैं करेक्शन को समझाता हूँ आपको। करेक्शन कैसे करेंगे, करेक्शन करने के मेथड्स क्या होते हैं, कैसे होता है करेक्शन। तो आई बॉल को यहाँ बना देता हूँ पहले, ये रहा आई बॉल, ये रहा लेंस। तो मैंने क्या किया, इसके आँखों के सामने एक ऐसा लेंस लगा दिया जो ऑब्जेक्ट से आने वाले रेज को और दूर भेज दे, जो क्या करे, ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज को और दूर भेज दे। ये दूर भेज दिया इसने। तो दूर जब इसने भेज दिया तो ये दूर जाकर के मीट करेगी और आकर के रेटिना पे ठीक ठाक मिल जाएगी। तो इसके डिफेक्ट को हमने करेक्ट कर लिया, करेक्शन कर लिया। तो करेक्शन के लिए कौन सा लेंस को यूज़ किया, तो हम लोग यहाँ पर करेक्शन के लिए यूज़ करेंगे कॉनकेव लेंस को। फॉर करेक्शन वी यूज्ड कॉनकेव लेंस ऑफ नेगेटिव पावर। तो मतलब जो पर्सन को मायोपिया है उसके चश्मे का पावर कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आप कहोगे मायोपिया वाले पर्सन के चश्मे का पावर नेगेटिव होता है। और कौन से लेंस को यूज़ किया जाता है नेगेटिव पावर के लिए मायोपिया पर्सन के लिए, तो हम कॉनकेव लेंस को यूज़ करते हैं। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आराम से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाए। अगर आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो कमेंट में कह दीजिए कि समझ में आ गया, क्लियर क्लियर क्लियर। और अगर नहीं आया तो बोल दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब एक दूसरे डिफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। तो अनजाने मैंने आपको जो अभी टॉपिक पढ़ाया, ये कौन सा टॉपिक था, तो ये मायोपिया था। तो हेडिंग डाल देता हूँ, मायोपिया। मायोपिया। अब नेक्स्ट हेडिंग हाइपरमेट्रोपिया। एक्सक्यूज मी। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। चलिए अब चीज़ों को मैं आपको समझाता हूँ। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, पर्सन जो है, इसको हम लोग और एक नाम भी देते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को और भी एक नाम देते हैं, फार साइटेडनेस। farsightedness, the person, affected person cannot
सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। पर्सन सामने वाले ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते। तो क्या होगा? नॉर्मल विज़न तो मैंने आपको बता रखा है, मैं आपको डायरेक्टली डिफेक्टिव विज़न बताता हूँ कि आई बॉल और छोटा हो जाता है, ऐसा स्फेरिकल हो जाता है आई बॉल। और यहाँ पर क्या था? तो यहाँ पर लेंस था हमारा, यहाँ पर हमारा लेंस था। इससे क्या होगा कि मानिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज, ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी, इसको मैं ठीक से कर लूँ, ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज आँखों के रेटिना पर ठीक ठाक फोकस नहीं कर पाती है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखता है। तो ये क्या हो गया? ये डिफेक्टिव विज़न है। ये क्या है? डिफेक्टिव विज़न है। तो नॉर्मल विज़न तो मैंने आपको दिखा रखा है, डिफेक्टिव दिखा दिया। अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? आई बॉल का साइज तो वैसा कुछ खास नहीं कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग एक ग्लास को यूज़ करेंगे चश्मे के फॉर्म में, ताकि लाइट जल्दी मीट हो जाए। तो जल्दी मीट करवाने के लिए हम इस लेंस को ले आँखों के सामने ठीक वही लेंस को लगाएंगे जो कि लेंस हमारे आँखों में है, तो कॉन्वेक्स लेंस को लगा देंगे और ये क्या करेगा? और सामने इसे कन्वर्ज करेगा और ये यहाँ पर मीट करके यहाँ पर जाकर के मिल जाएंगी और यहाँ बनेगा हमारा इमेज। तो अब जो इमेज बना वो रेटिना पे बना। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? लाइन को, यहाँ लाइन को लिख सकते हैं, फॉर करेक्शन वी यूज्ड कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पॉजिटिव पावर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हाइपरमेट्रोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया का एक और नाम क्या है? तो हाइपरमेट्रोपिया का एक और नाम फार साइटेडनेस है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? नियर के ऑब्जेक्ट्स, करीब वाले ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। और इसके लिए कौन से लेंस को, विज़न को करेक्ट करने के लिए हम कौन से लेंस को यूज़ करते हैं? तो विज़न को करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं। और इसकी पावर क्या होती है? तो इसकी पावर पॉजिटिव होती है। तो इसी तरह से आपको समझ में आ गया कि जो लोगों के पावर, चश्मे का पावर पॉजिटिव है उसमें ऐसा लेंस लगा हुआ है ये वाला, और जिन लोगों के चश्मे का पावर नेगेटिव उसमें ऐसा लेंस लगा हुआ है ये वाला। इसी के साथ लाइट के सभी लेक्चर्स, सभी कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर करवा दिया है। ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने टाइम दिया और इस लेक्चर को कंप्लीट किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक देखने के बाद आपको फिर कहीं और से दोबारा लाइट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लाइट को जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कल और आने वाले दिनों में लाइट के प्रीवियस ईयर में पूछे गए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसे मैं लेके आ रहा हूँ। तो तैयार रहिए आने वाले वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.